गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है गुप्तकालीन राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन। इससे पहले के जो वीडियो हैं उसमें हम लोगों ने स्कंद कुमार गुप्त तक का गुप्त वंश देखा था। उसके बाद गुप्त वंश का पराभव काल शुरू हो जाता है, यानी पतन की तरफ वह अग्रसर हो जाता है। और 550 ईस्वी में लास्ट विष्णुगुप्त नामक शासक के समय गुप्त वंश का वो अंतिम शासक रहा था। ठीक है, उसमें इतने कोई उनके स्कंदगुप्त के बाद कोई भी इतने योग्य शासक नहीं रहे कि वो इतना बड़े गुप्त साम्राज्य को संभाल सके। लेकिन उस समय गुप्त काल के अंदर राज्य व्यवस्था कैसी थी और प्रशासन कैसा था, क्योंकि गुप्त काल अपने आप में स्वर्ण युग कहलाता है, तो वो व्यवस्था किस तरीके से रही है उसको हम लोगों को देखना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं गुप्तकालीन राज्य व्यवस्था और प्रशासन के ऊपर। गुप्त शासकों ने भारत में प्राचीन काल से शासन के लिए प्रचलित उपाधि राजन का त्याग कर महाराजाधिराज, राजाधिराज, परम राजाधिराज, राजाधिराजसी, राजाधिराज जैसी बड़ी बड़ी उपाधि धारण करना आरंभ किया। इसके साथ साथ इन राजाओं ने अपने नाम के साथ देवीय विरुद्ध का भी प्रयोग का आरंभ किया। जैसे प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को देवता कहा गया है, परवर्ती विवरणों में उसे कुबेर, वरुण, इंद्र और यम आदि के बराबर कहा गया है। जिसके समान शक्तिशाली इस संसार में कोई और नहीं है। गुप्त सम्राटों के लिए कई अभिलेखों में परम भट्टारक, परम देवता जैसी उपाधियों का प्रयोग मिलता है। गुप्त राजाओं को अति मानवीय गुणों से युक्त दिखाने के उद्देश्य से गुप्त सम्राटों के सिक्कों में इस प्रकार के लेख अंकित मिलते हैं कि पृथ्वी पर अपने विचारों के साथ ही उन्होंने स्वर्ग का साम्राज्य भी प्राप्त कर लिया था। विशाल गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत यद्यपि उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों पर गुप्त नरेश राजाओं का प्रत्यक्ष शासन स्थापित था, लेकिन अनेक अन्य क्षेत्रों में उनके शासन का स्वरूप बहुत कुछ संघीय था, जहां उनके अधीनस्थ राजा अर्ध स्वतंत्र शासकों की तरह राज्य किया करते थे। ऐसे क्षेत्रों में गुप्तों का शासन प्रबंधन पूरी तरह प्रभावी नहीं रहा होगा। मौर्य राजाओं की भांति गुप्त राजाओं ने भी लोक कल्याण को प्रशासन का मूल उद्देश्य माना। इस शासन प्रणाली से चीनी यात्री फायन बहुत प्रभावित हुआ था। राजबलई पांडे के शब्दों में मौर्य के बाद विदेशी आक्रमणों के साथ होने पर गुप्तों ने एक निश्चित योजना के अनुसार आदर्श शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें प्रजा सुखी और समृद्ध थी। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के मत में प्राच्य शैली के अनुसार इससे अच्छा शासन भारत पर कभी हुआ ही नहीं। तो ये एक तरह से गुप्त शासन प्रबंध के लिए बहुत अच्छी बात कही गई है उस समय। अब हम बात करते हैं गुप्तों के केंद्रीय प्रशासन की। गुप्त साम्राज्य में राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था और राज्य की अंतिम सत्ता उसी के हाथ में थी। गुप्त बड़ी राजनीतिक उपाधियां धारण करते थे और राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, किंतु उसके कार्यों का विस्तृत विवरण नहीं मिलता है। दो प्रमुख मंत्रियों की जानकारी अभिलेखों के से मिलती है। पहली है संधि विग्रहक। ये संधि विग्रहक जो होता था वो युद्ध और संधि का मंत्री तथा परराष्ट्र मंत्री होता था। तथा दूसरा है अक्ष पटलाधिकृत। ये राजकीय कागज पत्रों से संबंधित मंत्री था। प्रमुख मंत्रियों का पद राजाओं के समान वंशीय क्रम पर आधारित होता जा रहा था। सारा केंद्रीय शासन अनेक विभागों में संगठित था। अभिलेखों में से कुछ पदाधिकारियों के नाम ज्ञात होते हैं, जैसे महासेनापति, ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। रण भंडारिक यानी सैनिक आवश्यकता की पूर्ति का दायित्व जिसके ऊपर होता था। कुमार मत्य
ये आधुनिक आईएएस अधिकारियों के समान होते थे। दंडपाशिक ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और विनय स्थिति स्थापक यानी आज के समय के न्यायाधीश की तरह इनकी स्थिति हुआ करती थी। अब हम बात करते हैं प्रांतीय शासन की। शासन की सुविधा के लिए साम्राज्य अनेक इकाइयों में बटा हुआ था। सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी, जिसे देश या भुक्ति कहते थे। इनमें सौराष्ट्र, अवंती, ऐरन, तीर भुक्ति, पुंड्रवर्धन आदि गुप्त साम्राज्य के मुख्य प्रांत थे। प्रांतीय शासक भौगिक, भोगपति, उपरिक्त, महाराज या राजस्थानीय कहलाते थे। प्रांत से छोटी इकाई को प्रदेश कहा जाता था, जो आजकल के डिवीजन की भांति था। इससे छोटी इकाई को विषय कहा जाता था, जो जिले के समान था। और शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। हम बात करते हैं स्थानीय शासन की। इसमें है सबसे पहले नगर और ग्राम। इन स्थानीय शासन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, नगर और ग्राम के अंदर। नगर की अगर हम बात करें तो नगर शासन के संबंध में दामोदरपुर ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि विषयपति की सहायता के लिए विषय की राजधानी में अर्थात नगर में एक परिषद कह सकते हैं कि आधुनिक नगर परिषद के या नगर पालिका की भांति होती थी, जिसके निम्नलिखित सदस्य थे। पहला नगर श्रेष्ठ, ये श्रेणियों का प्रमुख हुआ करता था। दूसरा सार्थवाह, ये मुख्य व्यापारी होते थे। तीसरा प्रथम कुलिक, ये कारीगरों का प्रधान होता था। चौथा है प्रथम कायस्थ, ये जिले का लेखा जोखा रखने वाला मुख्य लेखक होता था। और पांचवा पुस्तपालन, ये भूमि के मूल्य का निर्धारण करने वाला था। इस परिषद के कार्यों का विस्तृत विवरण नहीं मिलता, लेकिन वह वन में जमीन के क्रय विक्रय आदि इसी के माध्यम से हुआ करता था। अब हम बात करते हैं ग्राम। ग्राम का प्रबंध करने के लिए एक सभा थी। प्रबंध करने के लिए एक सभा या समिति होती थी, जिसका प्रमुख ग्रामिक महतर अथवा भोजक कहलाता था। ग्राम एक सब शासित स्वायत्त इकाई की तरह से थे, जहां सभी प्रमुख निर्णयों में ग्रामवासियों एवं ग्राम सभा की भागीदारी होती थी। हम बात करते हैं अब न्याय व्यवस्था। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। राजा के न्यायालय को, जो सर्वोच्च न्यायालय था, सभा, धर्म स्थान अथवा धर्माधिकरण कहा जाता था। कात्यायन ने इस न्यायालय के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। वह कहते हैं कि राजा को विद्वान, ब्राह्मणों, प्रमुख नागरिकों और राजतंत्र के ज्ञाता मंत्रियों की मदद से मुकदमों का निर्णय करना चाहिए। गुप्त काल में लिखी गई नारद स्मृति में 4 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख आया है। पहला है कुल, दूसरा श्रेणी, तीसरा गुण और चौथा राजकीय न्यायालय। प्रथम 3 प्रकार के न्यायालय जनता के लिए और चौथा सरकारी था। नीचे के न्यायालय की अपील ऊपर के न्यायालय में संभव थी। न्याय विभाग के प्रमुख अधिकारी को विनय स्थिति स्थापक कहा गया है। एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है कि विनय स्थिति स्थापक किसे कहते हैं। तो वह एक न्यायाधीश, गुप्त वंश के अंदर, गुप्त साम्राज्य के अंदर जो न्यायाधीश होता था उसे विनय स्थिति स्थापक कहा जाता था। फायन के विवरण से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में न्याय व्यवस्था बहुत उदार थी और अपराध कम होते थे। अपराध के अनुसार कम या अधिक अर्थदंड दिया जाता था। प्राणदंड और शारीरिक दंड प्राय नहीं दिए जाते थे। अब हम बात करते हैं सैनिक प्रशासन। गुप्त सम्राटों के पास विशाल, शक्तिशाली एवं संगठित सेना रही होगी, जिसने गुप्त सम्राटों के दिग्विजय स्वप्न को चरितार्थ किया। गुप्तकालीन अभिलेखों में गुप्तों की चतुरंगनी सेना, अस्त्र शस्त्रागार,
दुर्ग एवं स्कंदावर के उल्लेख मिलते हैं। सेना विभाग का मुख्य अधिकारी संधि विग्रह ये था, जिसको संधि और युद्ध करने का अधिकार था, और उसके अधीन महासेनापति अथवा महादंड नायक, जो कि प्रमुख सेनापति कहलाता है, वह होता था। उसके अलावा रणभंडागारिक यानी जो सैनिक सामानों का अधिकारी होता था, जिसके पास जैसे ये जो तलवार, ढाल, भाले, पर्ची, खंजर वगैरह, ये सब जो भी युद्ध के क्षेत्र में जो सामान काम आते थे, वह सारे उन सामानों का जो देख रेख का अधिकारी जो होता था, वो होता था रणभंडागारिक। फिर है बलाधिकृत। ये सैनिकों की नियुक्ति करने वाला अधिकारी होता था कि कौन सेना के अंदर भर्ती होने के लायक है या नहीं है सैनिकों के, तो वो भर्ती कौन करता था? बलाधिकृत। इसके अलावा भटास्पति, ये पैदल सेना और घुड़सवारों का अध्यक्ष होता था। इस तरह से ये सारे अधिकारी होते थे, और सेना का जो कार्यालय होता था वो बलाधिकरण कहलाता था। अब हम बात करते हैं राजस्व की। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जिसे भाग, भोग या उद्योग कहते थे। यह उपज का 1/6 भाग होता था। अभिज्ञान शकुंतलम में राजा को षष्ठांश वृत्ति यानी जिसके आजीविका का 6ठा अंश कहा गया है। भूमि को नियमित माप होता था, और भू क्षेत्रों की सीमा, स्वामी आदि का विवरण भी रखा जाता था। उपजाऊपन के आधार पर भूमि के कई प्रकार थे, जैसे नाल, खेतीहर भूमि होती थी ये। दूसरा खिल, ये पड़ती भूमि होती थी। तीसरा वस्तु, जो बस्ती भूमि कहलाती थी। और चौथा अभ्रत यानी बिना जोती हुई भूमि। इसके अलावा अप्रदा, जिसमें सरकार को, ऐसी भूमि जिसमें सरकार को कोई आय नहीं होती थी। भोग, भाग या उद्योग के अतिरिक्त एक दूसरा कर, ऊपरी कर भी था, जो राजा के व्यक्तिगत उपयोग के लिए सामान्य के रूप में लिया जाता था। इसके अतिरिक्त उस समय के समृद्ध व्यापार से राज्य को आयात निर्यात कर तथा चुंगी के रूप में काफ़ी आय होती थी। आय के कुछ अन्य स्रोत थे, जैसे सिंचाई कर, अर्थदंड, सामंती राजाओं से कर, उपहार आदि। व्यापार वाणिज्य से होने वाली आय पहले की अपेक्षा इस युग में घट गई थी। इसका मुख्य कारण रोम के साथ होने वाले व्यापार का 3री शताब्दी के बाद काफ़ी घट जाना था, जो बाद में रोमन साम्राज्य पर होने वाले हून आक्रमणों के कारण समाप्त ही हो गया। किंतु इस बीच भारतीय व्यापारियों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ होने वाले व्यापार पर अधिक ध्यान देना आरंभ कर दिया था। परिणाम स्वरूप दक्षिण पूर्वी एशिया में अनेक भारतीय व्यापारिक केंद्रों की स्थापना हुई, और इस कारण से इस क्षेत्र के साथ यानी कि रोम के साथ व्यापार से होने वाली आय के काफ़ी बड़े भाग से भारत को हाथ धोना पड़ा। व्यापारिक संबंध का जो युग ईसा की आरंभिक शताब्दी में आरंभ हुआ था, उसका पटाक्षेप गुप्त युग के साथ ही हो गया था। अब हम बात करते हैं जन कल्याणकारी कार्य। गुप्त शासक आदर्श शासक थे, और लोक कल्याण उनका मूल उद्देश्य था। फाहियान ने लिखा है, सारे उत्तर भारत में स्थान स्थान पर औषधालय और चिकित्सालय बने हुए थे, जहाँ रोगियों की मुफ्त चिकित्सा होती थी, और औषध पथ्य आदि बिना मूल्य के मिलते थे। धर्मशाला और पाठशाला में बनी धर्मशालाएँ और पाठशालाएँ बनी हुई थी, और सार्वजनिक दान की भी व्यवस्था भी थी। गुप्त राजाओं ने देश में आवागमन की सुविधा के लिए सड़कें बनवाई तथा कृषकों के लिए सिंचाई का यथोचित प्रबंध किया। स्कंदगुप्त के
राज्यकाल में सौराष्ट्र में सुदर्शन का पुनरुद्धार कराया गया था, जो कि गुप्त राजाओं के जन कल्याण के एक प्रमुख उदाहरण है।